जय हिंद, वंदे मातरम। मनोवैज्ञानिक जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है। उन्होंने सारी पुस्तिकाओं का ठीक से निरीक्षण किया और पाया कि अधिकतर पन्नों पर सर्जरी के बाद मरीज के ठीक होने से जुड़े साधारण पहलुओं के बारे में स्पष्ट शब्दों में विस्तृत जानकारियां लिखी है। जैसे एक मरीज ने पुस्तिका में कुछ इस प्रकार अपनी योजना लिखी थी। कल जब मेरी पत्नी काम से लौट रही होगी, उस समय मैं उसे बस स्टॉप पर मिलने जाऊंगा। इसके बाद उसने इससे जुड़ी अन्य साधारण चीजों का जिक्र किया, जैसे वह पत्नी से मिलने के लिए घर से कब निकलेगा, कौन से रास्ते से जाएगा, क्या पहनेगा, चूंकि कल बारिश की आकांक्षा है तो वह कौन सा कोट अपने साथ रखेगा और कौन सी दवाइयाँ रखेगा जो दर्द ज्यादा होने की स्थिति में काम आए। एक अन्य मरीज ने तो उन पन्नों पर स्पष्ट शब्दों में अपनी यह योजना लिखी थी कि वह हर बार बाथरूम जाने पर कौन से व्यायाम करेगा। एक और मरीज ने चौक तक घूमने जाने के बारे में मिनट दर मिनट की योजना लिखी थी। जब वह मनोविज्ञानी इस पुस्तिकाओं का निरीक्षण कर रही थी, तब एक और बात उनके ध्यान में आई जो सभी पुस्तिकाओं में समान थी। इन सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया था कि दर्द होने पर उसे कैसे नियंत्रण में लाया जाएगा। जैसे जिस मरीज ने बाथरूम जाने पर व्यायाम की योजना बनाई थी, उसका दर्द हर बार सोफे से उठते समय बहुत बढ़ जाता था। इसलिए उसने इस दर्द को कंट्रोल में लाने के लिए लिखा था, सोफे से उठते ही तुरंत अगला कदम उठाकर आगे बढ़ जाओ, ताकि फिर से बैठने के प्रलोभन से बच सको। वह मरीज जो अपनी पत्नी से मिलने बस स्टॉप जाता था, उसे शाम के इंतजार से ही पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि हर दिन बस स्टॉप तक की उसकी यात्रा उसे बहुत लंबी लगती थी और इस दौरान उसे बहुत दर्द भी होता था। इसलिए पहले उसने इस बात का जायजा लिया कि उसके सामने कौन-कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। इस तरह उसने पहले ही उन रुकावटों से निपटने का हल ढूँढ लिया था। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो मरीजों की अधिकतर योजनाएं उन क्षणों के इर्द-गिर्द बनाई गई थी जब दर्द सबसे ज़्यादा होता है और ये सारे प्रयास बंद करने की इच्छा भी सबसे प्रबल होती है। यानी इन योजनाओं के माध्यम से मरीज खुद को ये बता रहे थे कि जब कठिनाई आएगी तो वे क्या करेंगे। इन मरीजों ने अपने सहज ज्ञान से उसी नियम का उपयोग किया था जिसका उपयोग करके क्लाउड हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट बेचा था। उन्होंने सहज इशारे और स्पष्ट इनाम ढूंढे। जैसे अपनी पत्नी को बस स्टॉप पर मिलने जाने वाले मरीज ने जो सहज इशारा ढूंढा वह था, दोपहर 3:30 बज गया है, मेरी पत्नी बस काम से घर लौट रही होगी। यहाँ उसने एक प्रत्यक्ष इनाम भी रखा था, अपनी पत्नी से मिलना। जब आधा रास्ता पार करते ही उसका दर्द तेजी से बढ़ता और उसकी इच्छा होती कि वह अभी के चलने का व्यायाम बंद कर दे, तो वह अपनी इस इच्छा को नज़रअंदाज कर देता, क्योंकि अब उसने आत्म अनुशासन की आदत विकसित कर ली थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन मरीजों ने पुस्तिकाओं में अपनी योजनाएं नहीं लिखी, वे भी इस प्रकार की रिएक्शन कर सकते थे। सभी मरीजों को अस्पताल में एक जैसी जानकारियां और चेतावनियां दी गई थी। वे सभी जानते थे कि पूरी तरह ठीक होने के लिए उनका व्यायाम करना आवश्यक है। उन सभी ने स्वास्थ्य लाभ केंद्र में अनेक सप्ताह गुजारे थे। जिन मरीजों ने अपनी योजनाएं पुस्तिकाओं में नहीं लिखी थी, उनका बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनमें इतनी दूरदृष्टि ही नहीं थी कि वे दर्द बढ़ने की स्थिति में उसे कंट्रोल करने का तरीका पहले से ढूंढ कर रखें। वे अपने अंदर इच्छाशक्ति संबंधी हैबिट्स विकसित नहीं कर पाए। इसलिए अगर वे चौक तक घूमने जाने का निर्णय लेते भी, तो कुछ कदम चलने के बाद ही दर्द बढ़ जाने के कारण वापस लौटने लगते। स्टारबक्स ने कर्मचारियों की इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए जिम की मुफ्त सदस्यता और सही खान-पान की सलाह देने वाली वर्कशॉप की जो योजना बनाई थी, वह असफल रही। इसके बाद अधिकारियों ने इस समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। उन्होंने इस बात का बारीकी से जायजा लिया कि उनके स्टोर्स के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि स्टोटिस मरीजों की तरह ही उनके कर्मचारी अनपेक्षित परेशानी के क्षणों में कमजोर पड़ने लगते हैं। उनके कर्मचारियों को ऐसी संगठनात्मक हैबिट्स की आवश्यकता थी जिनमें उनमें आसानी से सेल्फ डिसिप्लिन पैदा हो सके। अपने निरीक्षण से अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि अब तक वे कुछ मायनों में विल पावर को सही नजरिए से नहीं देख रहे थे। उन्होंने पाया कि ऐसे कर्मचारी जिनकी विल पावर अक्सर कमजोर पड़ जाती है, वे अधिकतर मौकों पर अपना काम बिना किसी दिक्कत के कर लेते हैं। जैसे अगर किसी दिन किसी कर्मचारी की विल पावर कम हो, तब भी वह अन्य कर्मचारियों के समान ही कार्य करता है। लेकिन कभी-कभी खास तौर पर जब कोई अनपेक्षित तनाव की या अनिश्चितता की स्थिति उभरती है, तो ये कर्मचारी अपना आपा खो देता है और उसका सेल्फ कंट्रोल अचानक गायब हो जाता है। जैसे अगर कभी कोई ग्राहक
किसी बात पर चिल्लाने लगे तो आमतौर पर शांत रहने वाले कर्मचारी अपना आपा खो देती है। कई बार स्टोर्स में ग्राहकों की बेतहाशा भीड़ के कारण वहां काम कर रहा बरिस्ता ग्राहकों को कॉफी देने वाला कर्मचारी इतना परेशान हो जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल कर्मचारियों को स्टोटिस मरीजों की पुस्तिका की ही तरह सीधी सरल जानकारियों की आवश्यकता थी, जिससे वह अनपेक्षित परेशानी या तनाव की स्थिति में सेल्फ कंट्रोल रख सके। कर्मचारी को ऐसी तयशुदा क्रियाओं की जरूरत थी जो उनकी विल पावर की मांसपेशियों के कमजोर पड़ने पर उन्हें मजबूती दे सके। इसलिए कंपनी ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई थी कि कर्मचारियों के सामने दिक्कतें आने पर उन्हें क्या करना चाहिए। इसमें उन्हें कुछ सहज इशारे बताए गए थे, जैसे ग्राहकों के चिल्लाने या ग्राहकों की लंबी लाइन जैसे इशारे नजर आने पर उन्हें कैसी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। मैनेजरों ने अपने कर्मचारियों के साथ रोल प्ले, अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर अपना अभ्यास करना द्वारा इन तयशुदा क्रियाओं का अभ्यास तब तक किया गया जब तक कि ये उनकी आदत नहीं बन गई। इसके लिए कंपनी ने सेटिस्फाई ग्राहकों और मैनेजरों द्वारा प्रशंसा करने जैसे स्पष्ट इनाम भी रखे, जिससे कर्मचारियों को ये प्रमाण मिल सके कि उन्होंने अपना काम अच्छी तरह किया है। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को विल पावर की आदत का फंदा देकर विपत्ति के क्षणों का सामना करना सिखाया। जब ट्रेविस ने स्टारबक्स में नौकरी करना शुरू किया तो उसके मैनेजर ने तुरंत उसे इन आदतों से परिचित कराया था। उसके मैनेजर ने उसे बताया कि इस नौकरी का सबसे कठिन हिस्सा है गुस्सैल ग्राहकों को संभालना। उसने ट्रेविस से पूछा, अगर कोई ग्राहक अचानक तुम्हारे पास आकर चिल्लाने लग जाए कि उसे गलत ऑर्डर मिला है तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? पता नहीं, शायद मैं डर जाऊंगा या उस पर भड़कने लगूंगा, ट्रेविस ने जवाब दिया। हाँ, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन हमारा काम है तनाव के क्षणों में भी ग्राहक को सबसे बेहतरीन सेवा देना, मैनेजर ने जवाब दिया। फिर उन्होंने स्टारबक्स के उस पाठ्यक्रम की पुस्तिका खोलकर ट्रेविस को वह पन्ना दिखाया जिसका ज्यादातर हिस्सा कोरा था। इस पन्ने के ऊपरी हिस्से पर लिखा था कि ग्राहक के नाखुश होने की स्थिति में मेरी योजना ये होगी कि मैनेजर ने ट्रेविस को बताया कि तुम्हें इस पुस्तिका में नकारात्मक परिस्थितियों की कल्पना करके ये लिखना है कि उन स्थितियों में तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। हमारी एक प्रणाली है जिसका नाम है लाते पद्धति। इसमें लाते शब्द एक किस्म की इटालियन कॉफी के नाम से लिया गया है। इस पद्धति का अर्थ है कि हम ग्राहकों की बात सुनते हैं, उनकी शिकायत स्वीकार करते हैं, उनकी समस्या को हल करने का काम करते हैं, फिर उन्हें धन्यवाद देते हैं और इसके बाद आखिर में उन्हें ये समझाते हैं कि ये समस्या क्यों हुई थी। क्यों ना तुम कुछ देर सोच विचार करो और इस बारे में अपनी योजना पुस्तिका में लिखो कि तुम लाते पद्धति का उपयोग करके किसी नाराज ग्राहक को कैसे संभालोगे। इसके बाद हम कुछ देर रोल प्ले करके तुम्हारी योजना का अभ्यास भी कर सकते हैं। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को ऐसी दर्जनों तयशुदा क्रियाएं सिखाई है जो तनाव के क्षणों में उनके काम आए। कंपनी के पास आलोचना की क्या क्या क्यों नामक एक प्रणाली भी है और ग्राहकों की भीड़ बढ़ने पर जुड़े खोजे और प्रतिक्रियाएं दे नामक एक अन्य प्रणाली भी है। कर्मचारियों को ऐसी आदतें भी सिखाई गई जिनसे एक बरिस्ता अपने अलग-अलग किस्म के ग्राहकों की जरूरत को फौरन समझ सकता है। जैसे किस ग्राहक को फटाफट सिर्फ अपनी कॉफी चाहिए, जैसे जो ग्राहक जल्दी में होता है, तेज बोलता है, जिसके चेहरे पर अधीरता का भाव होता है और जो बार-बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा होता है। कौन सा ग्राहक आराम से स्टारबक्स की सेवा का लुत्फ उठाने आया है, जैसे नियमित रूप से आने वाला ग्राहक जो बरिस्ता को उसके नाम से जानता है और हमेशा एक जैसी चीज का ऑर्डर देता है। कंपनी की प्रशिक्षण पुस्तिकाओं में दर्जनों कोरे पन्ने होते हैं। कर्मचारी इन पन्नों पर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की योजनाएं लिख सकते हैं। फिर वे इन योजनाओं का अभ्यास तब तक करते हैं जब तक उन्हें नियमित रूप से लागू करना उनकी आदत न बन जाए। विल पावर को हैबिट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है: समय से पहले ही क्रियाओं का चुनाव करना और कठिन परिस्थिति सामने आने पर उनका पालन करना। जब उन स्टोकिस मरीजों ने अपनी पुस्तिकाओं में योजना लिखी या जब ट्रेविस ने लाते पद्धति का उपयोग किया, उस समय उन सभी ने कठिन परिस्थिति निर्मित होने से पहले ही अपनी क्रियाओं का चुनाव कर लिया था। उनकी कठिन परिस्थिति का इशारा था जोड़ों में दर्द या गुस्सैल ग्राहक। इशारा मिलते ही उनकी क्रियाएं आदतन अपना कार्य शुरू कर देती थी। इस प्रकार की प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग करने वाली कंपनियों में स्टारबक्स अकेली नहीं है। उदाहरण के लिए विश्व की सबसे बड़ी कर और वित्तीय सेवा कंपनी डेलाइट काउंसिल के कर्मचारियों को एक विशेष पाठ्यक्रम सिखाया जाता है जिसका नाम है मोमेंट्स दैट मैटर, महत्वपूर्ण क्षण। इसमें मुख्य रूप से इस बात की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कंपनी की
फीस के बारे में ग्राहक की शिकायत आने, किसी सहकर्मी को काम से निकाले जाने और कंपनी के सलाहकर्ता द्वारा कोई गलती करने जैसी कठिन परिस्थितियों में कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? इन सभी परिस्थितियों के लिए पहले से ही कुछ तयशुदा क्रियाएँ हैं, जैसे अपनी जिज्ञासा जगाएँ, वह बात कहे जो किसी और नहीं कहेगा। 5-5-5 नियम को लागू कर वगैरह। इन तयशुदा क्रियाओं की मदद से कर्मचारी कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाते हैं। इसी तरह कंटेनर स्टोर नामक कंपनी में कर्मचारियों को पहले ही साल में कुल 185 घंटों से भी ज़्यादा का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें गुस्सैल सहकर्मियों और व्यय ग्राहकों को पहचानने, ग्राहकों को शांत करने, विवाद की स्थिति को टालने जैसी तयशुदा क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्राहक व्यग्र लगे तो कर्मचारी तुरंत उन्हें अपने घर के उस जगह की कल्पना करने के लिए कहते हैं, जिसे वे ठीक करना चाहते हैं और फिर ग्राहक से इस बात की व्याख्या करने को कहा जाता है कि उस जगह पर सब कुछ सुनियोजित करने के बाद वे कैसा महसूस करेंगे। कंपनी के सीईओ ने एक बार एक पत्रकार से बात करते वक्त कहा था, इस बारे में कुछ ग्राहकों ने तो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ तक कहा कि ऐसी स्थिति में आपके कर्मचारी जो करते हैं, वे किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह से भी ज़्यादा कारगर होता है। स्टारबक्स को एक विशाल कंपनी बनाने वाले हार्वर्ड शुल्ज़ की कहानी ट्रेविस से ज़्यादा अलग नहीं है। उसका बचपन ब्रुकलिन के एक पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट सार्वजनिक आवास परियोजना में गुजरा था। यहाँ वे अपने माता-पिता और भाई-बहनों के साथ 2 बेडरूम के एक फ्लैट में रहते थे। शुल्ज़ 7 साल के थे जब एक दुर्घटना में उनके पिता का टखना टूट गया और उन्हें अपने डायपर ट्रक ड्राइवर की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद शुल्ज़ परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए। टखना ठीक होने के बाद शुल्ज़ के पिता ने कई नौकरियाँ की लेकिन किसी भी नौकरी में उन्हें ज़्यादा वेतन नहीं मिला। शुल्ज़ बताते हैं कि मेरे पिता दोबारा अपने लिए नया रास्ता नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि वे बहुत कुछ कर सकते थे, काफ़ी कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन मैंने धीरे-धीरे उनका आत्मसम्मान चकनाचूर होते देखा है। शुल्ज़ के स्कूल में भी किसी तरह की सुविधाएँ नहीं थी। इस स्कूल में बच्चे ज़्यादा थे और जगह कम। उनके स्कूल के खेल का मैदान डामर का था और उस पर फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल, पंच बॉल, स्लेज बॉल और हर वह खेल खेला जाता था जिसकी बच्चे कल्पना कर सकें। अगर एक बार आपकी टीम किसी खेल में हार जाए तो खेलने के लिए फिर से मैदान मिलने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता था। इसलिए शुल्ज़ हर कीमत पर अपनी टीम को जिताकर ही मानते थे। उनके हाथों और घुटनों पर रोज़ाना छोटे-मोटे जख्म होते रहते थे और उनकी माँ गीले कपड़े से उनके जख्मों को साफ करते हुए उन्हें समझाया करती थी कि जीवन में कभी भी हार मत मानना। उनकी इसी प्रतियोगी प्रवृत्ति से उन्हें कॉलेज की फुटबॉल स्कॉलरशिप मिल गई। हालाँकि एक बार फुटबॉल खेलते समय उनका जबड़ा टूट गया और उन्होंने दोबारा कभी फुटबॉल नहीं खेला। उन्होंने कॉलेज से कम्युनिकेशन विषय में डिग्री हासिल की और फिर वे न्यूयॉर्क में ज़ेरॉक्स सेल्समैन के तौर पर नौकरी करने लगे। वे रोज़ाना सुबह उठकर न्यू मिडटाउन स्थित कई दफ्तरों वाली एक इमारत में जाते, जहाँ वे लिफ्ट से सबसे ऊपरी माले पर पहुँचते और फिर एक-एक करके हर माले पर स्थित हर ऑफ़िस में जाकर विनम्र अंदाज़ में ये पूछताछ करते कि उन्हें टोनर या फोटोकॉपी मशीन की ज़रूरत तो नहीं है। 1980 दशक की शुरुआत में शुल्ज़ एक प्लास्टिक निर्माता के यहाँ काम कर रहे थे। इस निर्माता के पास एक बार कॉफ़ी ड्रिप कोन का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। ये ऑर्डर सिएटल के एक विक्रेता की ओर से आया था, जो कोई ज़्यादा मशहूर तो नहीं था, पर इसके बावजूद उसका ऑर्डर काफ़ी बड़ा था। जैसे ही शुल्ज़ को इस बात का पता चला, तो वे फ़ौरन सिएटल जा पहुँचे। उस विक्रेता की कंपनी का दौरा करने पर उन्हें उसके काम करने का तरीका बहुत पसंद आया। ये कंपनी थी स्टारबक्स। इसके 2 साल बाद शुल्ज़ ने सुना कि स्टारबक्स का मालिक अपनी कंपनी बेच रहा है। उस समय तक स्टारबक्स के कुल 6 स्टोर्स थे। जब शुल्ज़ ने अपने जान-पहचान के सभी लोगों से उधार माँगकर पैसे इकट्ठा किए और स्टारबक्स को खरीद लिया। इसके बावजूद उसका ऑर्डर काफ़ी बड़ा था। जैसे ही शुल्ज़ को इस बात का पता चला, वे फ़ौरन सिएटल जा पहुँचे। उस विक्रेता की कंपनी का दौरा करने पर उन्हें उसके काम करने का तरीका बहुत पसंद आया। ये कंपनी थी स्टारबक्स। इसके 2 साल बाद शुल्ज़ ने सुना कि स्टारबक्स का मालिक अपनी कंपनी बेच रहा है। उस समय तक स्टारबक्स के कुल 6 स्टोर्स थे। तब शुल्ज़ ने अपने जान-पहचान के लगभग सभी लोगों से उधार माँगकर पैसे इकट्ठा किए और स्टारबक्स को खरीद लिया। ये सन 1987 की बात है। इसके केवल 3 साल बाद स्टारबक्स के स्टोर्स की संख्या बढ़कर 84 हो गई और 6 सालों में इसके 1000 से भी ज़्यादा स्टोर्स खुल गए। फिलहाल दुनिया के 50 देशों में स्टारबक्स के कुल 17,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। उस स्कूल के डामर के मैदान पर खेलने वाले सभी बच्चों में से शुल्ज़ ने अपने जीवन में इतनी सफलता कैसे हासिल की?
उनके सहपाठियों में से कुछ आज ब्रुकलिन शहर के पुलिस विभाग में काम करते हैं, कुछ फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, तो कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं। जबकि आज शुल्ज़ की कुल संपत्ति करीब $100 करोड़ है। उनकी गिनती 20वीं सदी के सबसे महान सीईओ में होने लगी है। पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट सार्वजनिक आवास योजना के घर से निकलकर एक प्राइवेट जेट का मालिक बनने के लिए उनके अंदर लगन कहाँ से आई? उनके अंदर ऐसी विल पावर का निर्माण कैसे हुआ? मैं नहीं जानता, शुल्ज़ ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। शुल्ज़ का कहना है, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि हमारे परिवार में कॉलेज जाने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। तुम बड़े होकर एक पेशेवर इंसान बनोगे और हम सबको तुम पर बहुत गर्व होगा। वे हमेशा मुझसे कोई ना कोई सवाल पूछती रहती थी, जैसे आज रात तुम पढ़ाई कब शुरू करोगे? कल दिन भर तुम क्या करने वाले हो? तुम परीक्षा के लिए तैयार होने का दावा कब कर सकते हो? उनके इन सवालों से ही मुझे अपना लक्ष्य तय करने का प्रशिक्षण मिला। वे आगे कहते हैं कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, अगर आप लोगों को इस बात का भरोसा दिला देते हैं कि उनमें जीत हासिल करने की क्षमता है, तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सचमुच इस बात पर बहुत विश्वास करता हूँ। स्टारबक्स खरीदने के बाद शुल्ज़ ने अपना ध्यान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराने पर केंद्रित कर लिया। इसी वजह से स्टारबक्स दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में गिनी जाने लगी। सालों तक शुल्ज़ कंपनी के हर पहलू पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते रहे। फिर सन 2000 में उन्होंने अपनी कंपनी की दिन-प्रतिदिन की बागडोर सँभालने का ज़िम्मा अपने अधिकारियों को सौंप दिया। इसके साथ ही स्टारबक्स की प्रसिद्धि में कमी आने लगी। कुछ ही सालों में लोग स्टारबक्स की कॉफ़ी की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के बारे में शिकायतें करने लगे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कंपनी के अधिकारी स्टारबक्स से ज़्यादा स्टोर खोलने के लक्ष्य पर ध्यान लगाए बैठे थे। ऐसे में वे जाने-अनजाने ग्राहकों की शिकायतों को नज़रअंदाज कर रहे थे। इसके अलावा कर्मचारी भी अपने काम से खुश नहीं थे। एक शोध से पता चला कि लोग स्टारबक्स को खराब कॉफ़ी और झूठी मुस्कानों वाली कॉफ़ी कंपनी मानने लगे। ये सब देखकर सन 2008 में शुल्ज़ ने एक बार फिर कंपनी के सीईओ का पद संभालने का निर्णय लिया। पद संभालते ही उन्होंने कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नए ढंग से तैयार करने को पहली प्राथमिकता दी। इस नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों की विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया था। स्टारबक्स की भाषा में कर्मचारियों को पार्टनर कहा जाता है। शुल्ज़ कहते हैं कि हमें एक बार फिर से अपने ग्राहक और साथियों का विश्वास जीतने की ज़रूरत थी। इसी दौरान विल पावर पर हुए कुछ नए किस्म के शोधों के परिणाम में भी सामने आए। इन शोधों में विल पावर के विज्ञान को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि ट्रेविस जैसे लोग अपने अंदर बड़ी आसानी से विल पावर की आदतों का निर्माण कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहे जितना प्रशिक्षण और सहारा दिया जाए, लेकिन उनमें ये हैबिट्स विकसित नहीं हो पाती। ये शोधकर्ता जानना चाहते थे कि इन दो किस्म के लोगों के बीच ऐसा फर्क क्यों होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बेनी के प्रोफेसर मार्क मोरावेन ने एक नया प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ अंडरग्रेजुएट छात्रों को एक कमरे में एकत्रित किया, जहां ताजी बनी हुई कुकीज रखी हुई थी, लेकिन छात्रों को इन कुकीज से ध्यान हटाने के लिए क्या कह दिया गया। इनमें से आधे छात्रों के साथ आदरपूर्वक बर्ताव किया गया और उनसे कहा गया, हम चाहते हैं कि आप ये कुकीज ना खाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? शोधकर्ता ने इन छात्रों को शोध के पीछे का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हम लुभावनी चीजों से ध्यान हटाने की आपकी क्षमता का परीक्षण करना चाहते हैं। इसके बाद शोधकर्ता ने इन छात्रों को इस प्रयोग में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही यह भी कहा कि अगर आप प्रयोग में सुधार लाने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहें, तो ज़रूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस अनुभव को अच्छे से अच्छा बनाने में आप हमारी मदद कर सकें। पर बाकी के आधे छात्रों के साथ इतना आदरपूर्वक व्यवहार नहीं किया गया, उन्हें सिर्फ स्पष्ट आदेश दिए गए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।